नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। खबर टिहरी से सामने आ रही है, जहां नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, आइए सुनिए। बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लागू की गई अनेक योजनाएं जो पूरे देश के लिए लागू की हैं, चाहे वो शहर की हो या गांव के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति हो, उन सब तक आज विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं। चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें या पीएम आवास योजना की बात करें, आयुष्मान भारत योजना की बात हो या गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि आज देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एक यूनिट पर 5 किलो राशन देने का काम हो, या किसान सम्मान निधि योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं आज जमीनी स्तर पर करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना हो या लखपति दीदी योजना हो, ऐसी योजनाएं हमारी महिलाएं, हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। क्योंकि जहां प्रधानमंत्री जी का और हम लोगों का एक ही प्राथमिकता है कि हमारे राज्य की हो जो हमारी महिलाएं समाज के अंतिम छोर में रह रही हैं, जहां तक अभी शासन नहीं पहुंचा है, जहां तक सरकार नहीं पहुंची है, प्रशासन नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंचकर उनका सशक्तिकरण भी किया जाए और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। इसको ध्यान में रखकर हम योजनाएं बना रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लखपति दीदी योजना के तहत उत्तराखंड में अब तक करीब 1 लाख हमारी महिलाओं को 1 लाख महिलाओं को अभी तक लखपति दीदी बनाया जा चुका है। और वर्ष 2025 तक हमने लक्ष्य लिया है कि 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाना है। और ये लक्ष्य लेकर हम निरंतरता से काम कर रहे हैं कि हमारी 1.5 लाख बहनें 2025 तक लखपति दीदी बने। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का, हिंदुस्तान का सभी राज्यों में श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्प लेकर काम कर रही है। हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें हमारी सड़कें हैं, हमारे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बिजली की लाइनें हैं, तमाम जो सुविधाएं हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं या हमारे आधुनिकीकरण के लिए जरूरी हैं, उनको और अधिक से अधिक मजबूत करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के जरिए उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शासन के उच्च अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन और पुनर्वास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री से सभी जिलाधिकारियों से जनपदों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान, राहत और बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को वरुणावत भूस्खलन क्षेत्र के तकनीकी अध्ययन के लिए आईआईटी रुड़की और टीएचडीसी से सहयोग के निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में पूर्व में हुए अध्ययनों का भी संज्ञान लिया जाए, ताकि लैंडस्लाइड जोन के उपचार की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा पीड़ितों की सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जिलाधिकारियों को आपदा से निपटने के आदेश जारी किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की गई, जिसमें आपदा पर सीएम धामी ने सख्त निर्देश शासन के अधिकारियों को जारी किए। तो आपदा से निपटने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही तमाम दिशा निर्देश सीएम धामी के द्वारा सभी अधिकारियों को दिए गए। वही खबर नैनीताल से है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। आरोपी सौरभ भास्कर को बड़ा झटका। तो नैनीताल का ये मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, आरोपी सौरभ भास्कर को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने खारिज की है जमानत याचिका। मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अंकिता भंडारी केस
जिसने उत्तराखंड से लेकर देश के सभी प्रदेशों का दिल दहला दिया था और उसको लेकर आज सुनवाई हुई है और आरोपी को बड़ा झटका लगा है। आरोपी सौरभ भास्कर को यह झटका। तो लगातार नैनीताल के लोग इस मामले पर लेकर सुनवाई की अपील कर रहे थे। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये पूरा मामला है। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और आरोपी सौरभ भास्कर को ये झटका लगा। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सौरभ भास्कर की जमानत याचिका खारिज की गई है। तो सौरभ भास्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी। अंकिता भंडारी केस का ये पूरा मामला है जिसमें सभी का दिल दहला दिया था और आज जमानत याचिका आरोपी की खारिज कर दी गई है। वहीं देहरादून में ईडी की छापेमारी। रजिस्ट्री घोटाला मामले में ईडी की बड़ी छापेमारी। कई बिल्डरों और भूमि माफियाओं के यहां की गई है छापेमारी। देहरादून में ईडी की बड़ी कार्रवाई, अहम कार्रवाई, ईडी की छापेमारी की गई है। देहरादून में रजिस्ट्री घोटाला मामले में ये छापेमारी की गई है। भूमि माफियाओं के यहां ये छापेमारी। ऋषिकेश में भी ईडी की टीम ने छापा मारा है और लगातार रजिस्ट्री घोटाले में ईडी का एक्शन जारी है। रजिस्ट्री घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी जिसमें ऋषिकेश में भी ईडी की टीम ने ये छापेमारी की है। कई बिल्डरों और भूमि माफियाओं के यहाँ छापेमारी को अंजाम दिया गया। ऋषिकेश में भी ईडी की टीम ने छापा मारा है। तो जमीन घोटाले मामले पर लगातार ईडी का एक्शन जारी है। वही खबर देहरादून से है जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सत्तासीन राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जो लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर है उन पर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिनों देहरादून स्थित ईडी कार्यालय के घेराव में हरक सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अब एक बार फिर हरक सिंह रावत को ईडी का समन जारी किया गया है। इससे पहले भी उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान समन जारी किया गया था। तो करण माहरा ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। एक बार फिर से ईडी का समन हरक सिंह रावत जी को मिला है। पहले मिला था लोकसभा के चुनावों के टिकट वितरण से पहले ताकि वो चुनाव लड़ सके और जैसे ही टिकटों का वितरण हुआ उसके तुरंत बाद कोई भी कार्रवाई रोक दी गई। अब फिर से एक बार समन जारी हुआ है क्योंकि 22 तारीख को जो एक सफल कार्यक्रम पूरे देश में हुआ, उत्तराखंड के ईडी कार्यालय के घेराव में हरक सिंह रावत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसी को देखते हुए उसके 2-3 दिन के अंदर नोटिस फिर से हरक सिंह को आया। ये वानगी है इस बात की, ये सबूत है इस बात का कि देश में किस तरीके से विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और जो लोग सरकार के खिलाफ मुखर हैं उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल सरकार कर रही है। एक बार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते हैं उनकी तरफ। अभय, हरक सिंह को यह तीसरा समन जारी किया गया है ईडी के द्वारा, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ बड़ी जानकारी? बिल्कुल, इसे उत्तराखंड में इसे सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। हरक सिंह रावत को ईडी का समन मिलना, ठीक केदारनाथ चुनाव से पहले या निकाय पंचायत चुनाव से पहले का समन मिलना उत्तराखंड में विपक्षी दलों को एक बार फिर सत्ताधारी दल पर जुबानी हमला बोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर हमला यहाँ पर किया जा रहा है कि हरक सिंह रावत की जिस प्रकार से पार्टी के भीतर सक्रियता बढ़ी है और जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए उसको देखते हुए इस समय ईडी की ये कार्रवाई यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला है, जो कहा है कि लोकसभा चुनाव में भी अभय, मैं आपको रोकना चाहूंगी, वापस आपकी तरफ रुख करते हैं, लेकिन हमारे साथ बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं उनकी तरफ। बहुत स्वागत है किशोर जी आपका। लेकिन जिस तरीके से ईडी का तीसरा समन जारी किया गया है हरक सिंह रावत को, उसके बाद से आरोप लग रहे हैं भाजपा पर कि वो दुरुपयोग कर रही है जांच एजेंसियों का, ईडी का, आईटी का और सीबीआई का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। श्रुति जी, अभय जी ने इस बारे में मुझे जानकारी दी कि हमारे
मेरे पुराने साथी, उनके खिलाफ कोई ईडी से कोई नोटिस वगैरह आया है, तो ईडी तो ये मेरे ख्याल से 2-3 नोटिस उनको आ चुके हैं। मेरा विचार ये है कि कानून को अपना काम करना चाहिए, उसमें न कांग्रेस न बीजेपी, उसमें किसी को भी कोई राजनीति करने का और घबराने की क्या आवश्यकता है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें ऑब्जेक्शंस लोगों को क्या है, क्या ऐतराज क्या है इसमें। ऑफेंस ये है कि कांग्रेस दावा कर रही है जब से भाजपा छोड़ने के बाद से ही जांच एजेंसियां लगातार हरक सिंह को टारगेट कर रही है। यही दावा है, यही ऑफेंस है, उनका यही आरोप है। पहले जो है, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि ये तीसरा नोटिस है, तो पहले जो 2 नोटिस उनको दिए गए जी, उस समय तो केदारनाथ का कोई चुनाव नहीं हो रहा था ना, या केदारनाथ का चुनाव हो रहा था। तो अगर 2 नोटिस में उन्होंने नहीं कोई जवाब दिया होगा, तब तीसरा नोटिस दिया गया होगा उनको। जो कानूनी प्रक्रिया है ईडी की, उसके अनुसार मेरे विचार से काम हो रहा होगा। और उसमें क्या है, अगर कोई नोटिस दिया है तो उसका जवाब दे देंगे वो। और अगर ईडी को ये लगेगा कि ये ठीक नहीं है तो उनको बुलाएंगे पूछताछ के लिए, नहीं तो उसमें घबराने वाली तो कोई बात है नहीं, ना उसका चुनाव से कोई संबंध है। किशोर जी, कांग्रेस ये कह रही है, उनका सवाल ये नहीं है कि वो ईडी के समन का पूछताछ जो करेगी उसमें तो वो तो कह रही है वो सहायता करेगी, लेकिन उनका कहना ये है कि जब से वो भाजपा छोड़े हैं हरक सिंह रावत, तभी से जांच एजेंसियां लगातार उनके पीछे पड़ गई है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहिए। नहीं, वो तो उस समय जब बहुत सी बातें, हरक सिंह जी ऊर्जावान नेता हैं, और पहले भी जब वो मंत्री थे पहली विधानसभा में, और मेरा सौभाग्य था कि उसमें नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तो उस विधानसभा में हम लोग साथ में थे। उसमें भी कई बातें हुई थी, सीबीआई और 10 तरह की चीजें हुई थी। तो उसको इस हिसाब से नहीं लेना चाहिए ना कि आप बिना बात के, आप केदारनाथ का चुनाव लगता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं और इसलिए इस तरह के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हो। ये जवाब जो है कांग्रेस को क्या लेना, वो हरक सिंह जी अपना जवाब दे देंगे, क्या बात है। पार्टी को तो कोई ईडी का समन नहीं गया है ना, पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही है कांग्रेस को, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ। जवाब देंगे हरक सिंह जी, देंगे। ठीक है किशोर जी, आपका जवाब करण माहरा ने इस तरीके से ये दिया है कि दुरुपयोग कर रही है सीबीआई एजेंसी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका। तो इस तरीके से हरक सिंह रावत को ईडी ने तीसरा समन जारी किया है, जिसको लेकर उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड बीजेपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के द्वारा लगाए गए आरोपों पर चिंता जता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो महिला अपराध को लेकर सरकार की कलई ही खोल दी। उन्होंने न सिर्फ पुलिस प्रशासन की भूमिका बल्कि उसकी कार्यप्रणाली पर भी तीखे हमले बोले। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किए गए इन हमलों को लेकर कांग्रेस को बैठे बैठे एक मुद्दा और भी मिल गया है, जिस पर कांग्रेस सियासत कर रही है। तो विधायक का बयान अब सियासी भूचाल ला रहा है और लगातार बीजेपी ने आरोप पर चिंता जताई है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इस तरीके से कांग्रेस लगातार जहां बीजेपी पर निशाना साध रही है, वहीं भाजपा के द्वारा चिंता जताई जा रही है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के द्वारा गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह से 500 करोड़ रुपए में धामी सरकार गिराए जाने के षड्यंत्र का खुलासा किया, उसको लेकर उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री अब उमेश कुमार और पूरी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। पिछले दिनों रमेश पोखरियाल निशंक ने पत्रकार वार्ता में इस पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए उमेश कुमार को सवालों के घेरे में रखा और कहा कि प्रामाणिकता के साथ उनको अपनी बात सिद्ध करनी चाहिए थी। वहीं उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अब बीते रोज त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी मैदान में कूद गए और उन्होंने मसूरी में पत्रकार वार्ता के दौरान
कहा कि उमेश कुमार विश्वसनीय नहीं है, ये प्रकरण बहुत गंभीर है और कहीं ना कहीं महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं प्रदेश में उसको लेकर भी वो अपनी ही सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की भूमिका और उसकी कार्यप्रणाली पर तीखे हमले किए हैं। अब इसमें विपक्ष के कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता। विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर हमलावर है सरकार के ऊपर, यदि भाजपा के ही 2 पूर्व मुख्यमंत्री उन मुद्दों की पुष्टि कर रहे हैं तो फिर ऐसे में उत्तराखंड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और भाजपा हाईकमान को इन सारी बातों का संज्ञान गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे से अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंसा हुई, जिसके बाद मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आज याचिका पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में अब्दुल मलिक, जिसकी याचिका पर सुनवाई हुई है और नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने मामले में अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। वहीं यमुनोत्री धाम की ओर जाने वाले श्रद्धालु सड़क खुलने के इंतजार में सड़क पर नाचने लगे हैं। ये पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 में कुथनोर के पास 3 घंटे से ज्यादा रास्ता बंद होने के दौरान की है। पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर आने की वजह से बंद हो गया था ये रास्ता। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के पास में ही लोग गाने की धुन पर इस तरीके से नाचते और थिरकते हुए नजर आए। 1 घंटे तक श्रद्धालुओं ने आनंद उठाया। उसके बाद मार्ग खुलने पर यमुनोत्री की ओर रवाना हो। तो यमुनोत्री से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां श्रद्धालु धैर्यपूर्वक जब रास्ता बंद हो जाता है तो इस तरीके से गाने पर ही थिरकते हुए नाचते हुए नजर आते हैं। उत्तरकाशी का ये पूरा वीडियो है जहां से रास्ता बंद होने के बाद श्रद्धालु इस तरीके से नाचते हुए नजर आते हैं गाने की धुन पर। और यमुनोत्री जाने वाला रास्ता बंद हो गया था, हालांकि कुछ देर बाद ये रास्ता पुनः सभी के लिए खोल दिया। वही खबर टिहरी से है जहां मदन नेगी के ग्रामीणों ने घर घर जाकर सर्वे करने और विस्थापन की मांग को लेकर मदन नेगी रोपवे के पास टिहरी झील के किनारे धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि टिहरी झील का पानी और धरना स्थल की दूरी 10 मीटर है और लगातार तेज बारिश होगी तो टिहरी झील का पानी धरना स्थल पर पहुंच जाएगा, जिससे बड़ी घटना होने की संभावना जताई जा रही है। टिहरी झील के किनारे धरने पर बैठे ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि टिहरी झील के कारण मदन नेगी के आसपास बसे गांव के मकान में दरारें पड़ गई है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन और पुनर्वास विभाग ने ग्रामीणों की सुध नहीं ली है। तो इस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार ग्रामीण अपनी मांगों को रख रहे हैं। विस्थापन की मांग को लेकर ये धरना किया जा रहा है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना। वहाँ पर जो है 2010 में जो है हमारे मकान जो है एकदम जमीजोद हुए हैं, धरती के अंदर सीधे घुस गए हैं और वैसे ऐसे इस तरह फटे हैं जैसे कांच बिल्कुल एकदम दरकता है। और जब से जो है शासन प्रशासन के लोग कई बार आ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का जो है ना तो पुनर्वास ने इसमें कोई कार्रवाई करी है, ना टीएडीसी ने इसमें कोई कार्रवाई करी है। और हमने कई मरतबा हमने जो है धरना प्रदर्शन भी कर लिया है। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, क्योंकि ये जो है हमारे जो भवन मकान है ये जमीजोद हुए हैं ये झील के कारण, क्योंकि बारिश तो पहले भी हुई होगी, पहले भी हजारों सालों वर्षों से जो है तो बारिश हुई है, लेकिन इसमें जो है तो बारिश ये झील के भरने के कारण बाद जो है तो हमारे मकान कैसे फट गए। आज मकान हमारे जो है उसके घर के अंदर कोई जा नहीं सकता है। अब टीएडीसी बोल रहा है कि हम इसमें ड्रोन सर्वे कराएंगे। क्या ड्रोन सर्वे में जो ड्रोन सर्वे क्या करेगा, वो एक जो है वीडियो बनाएगा, उसके अंदर की जो कंडीशन है, उसकी जो पोजीशन होगी, किस प्रकार से मकान जमीन जो है धरती बिल्कुल एकदम जमीन के अंदर घुसे हुए हैं, तो उसको कैसे हम चाहते हैं कि जो है आला अधिकारी, उच्च अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय जो है अपने स्तर से जो है इसमें अपना संज्ञान ले और इसमें जो है टीएडीसी के किसी एक्सपर्ट अधिकारी को भेजें और जो है इसका स्थलीय निरीक्षण कर जो है हमारा जो भी मानक के तहत बैठता है उसमें हमारा विस्थापन किया जाए।
विगत कई वर्षों से यहाँ पे मदनगी में भूस्खलन हो रहा है और ग्रामीण कई वर्षों से यहाँ पे टीआईडीसी से मांग कर चुके हैं, साथ जिला प्रशासन से भी मांग कर चुके हैं, पुनर्वास निदेशालय से भी मांग कर चुके हैं कि हमारा विस्थापन किया जाए, हमारी भूमि और भवनों को खतरा है। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हमेशा इनके काम को लटकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये आपदा से पीड़ित हैं, कहा जा रहा है कि भारी वर्षा के कारण इनका वो हुआ है। तो अब जब जाके पिछली बार हमने यहाँ पे धरना किया था तो तब जाके प्रशासन ने यहाँ पे सर्वे की बात कही थी और अब जाके वो ड्रोन सर्वे करवाने, जिससे ग्रामीण सहमत नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों का मानना यह है कि ड्रोन सर्वे के नाम पे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन बजट ठिकाने लगाने की कोशिश। हमारी मांग एक सिंपल है। 2006 में जब ये रिजर्वायर में टीआईडीसी ने पानी भरा है तो 2008 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक ऑब्जर्वेशन कमेटी का गठन किया गया था और ये देखा गया था कि झील के आसपास के जितने भी गांव हैं उन गांवों में क्या इम्पैक्ट पड़ता है रिजर्वायर को भरने के बाद, उसका एक स्थलीय निरीक्षण किया जाए। तत्कालीन उसी समय कोर्ट के निर्देश पे एक ऑब्जर्वेशन कमेटी का जो है गठन किया गया, जिसमें जेईसी हुई, ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी ने 2008 में मदनगी का स्थलीय निरीक्षण किया और पाया कि खोला रोड के नज़दीकी जितने भी परिवार हैं ये सब लोग जो है खतरे में हैं। पहली चीज तो उस पर उन्होंने जेईसी ने क्लियर कट लिखा हुआ है 2008 की रिपोर्ट में, इट इज रिकमेंडेड टू इमीडिएट रिलोकेट टू हिम टू सेपर पैलेस। तो क्लियर कट ये जेईसी ने लिखा हुआ, ये किसी पर्टिकुलर किसी ने नहीं बोला है, किसी प्रशासन ने नहीं बोला है, वो कमेटी ने बोला है। लेकिन फिर भी जो है न तो शासन ने, प्रशासन ने इन सब चीज़ों पे कोई गौर किया, न उन लोगों का कहीं रिलोकेटेड किया कहीं सेफ पैलेस पे। और 2010 में वही घटित। हम ये चाहते हैं कि हम 2010 से सिफर कर रहे हैं, हम बेघर हो रखे हैं, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। टीआईडीसी और शासन प्रशासन को हमने कई बार इतला किया है। हम सिंपल ये चाहते हैं कि या तो हमें यहाँ से पुनर्वास किया जाए पहली चीज़, और अन्यथा हमारा प्राइवेट सेटलमेंट किया जाए ताकि हम कहीं पे जाके ज़मीन लेके अपने घरों को बसा सके। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।